हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट। अब देखिए, सरफेस केमिस्ट्री का आपने अगर पूरा की पूरा रिवाइज कर लिया है एक बार और अगर हैंड नोट्स लेके बैठे हो तो अभी पता चल जाएगा कितना तुम्हारा डाउट्स क्लियर है और कितना पड़ा है। तो 1 to 1 सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले फिर से वही चीज़ कहूंगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े गौर से देखना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे अगर ध्यान दे लिया तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इन प्लेस ऑफ कि बड़ा क्वेश्चन है, सही नहीं होगा। तो चले देखो, द पार्टिकल्स ऑफ अ पार्टिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड। सबसे पहले तो क्या है ये आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड, फॉर्मूला बताओ क्या होगा। आर्सेनिक AS2S3 लिख लिया, ठीक है। आर नेगेटिवली चार्ज्ड which 0.005 m solution कंसंट्रेशन कितनी है 0.0005 मोलर, ये कंसंट्रेशन है। थोड़ा सा मार्कर को करते हैं थिन, आओ कंसंट्रेशन भी देख ली। अब आपसे पूछा गया है ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स वुड बी मोस्ट इफेक्टिव इन कोएगुलेटिंग दिस कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कैसे पहचानोगे? क्या ये बात याद है जब अपन ने पढ़ा था थ्योरी में कि जितना ज़्यादा आयन के ऊपर चार्ज होता है उतनी ही ज़्यादा उसकी कोएगुलेटिंग पावर होती है। तो अब इन ऑप्शन में से फटाफट चेक कर लेते हैं। अगर देखो KCl, किसके आयंस की बात करोगे? K+, MgCl2 Mg+2 आयंस, AlCl3 एल्यूमिनियम +3 और Na3PO4 तो Na+। तो क्या करेंगे हम 1 to 1 सबसे पहले इन आयनिक स्पेशीज को लिख लेते हैं और इनके चार्ज देख लेते हैं। आओ क्या करेंगे, क्योंकि हमें कहा गया आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3 नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड है। लिख लें इस चीज को साइड में। और क्या बना रहा है? सोल, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान रखो नेगेटिव। अब देखो, अब यहां पर हमें क्या चाहिए, इसका मतलब कि अगर कोएगुलेशन करानी है तो हमें पॉजिटिवली चार्ज आयन देखने पड़ेंगे सबसे पहली चीज तो। और हमें अगर हार्डी-शल्स रूल पता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जितना ज्यादा आयन पे चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा कोएगुलेशन की पावर होगी कोएगुलेट करने की उन ऑपोजिटिवली चार्ज आयन से। तो देखो लिखें 1 to 1 K+, एल्यूमिनियम +3, Na+, और क्या बचा Mg+2। बता दो फटाफट से पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा किसके पास दिख रहा है? ये एल्यूमिनियम, बाबा निकाल लो साइड में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन है यहाँ पर कोएगुलेट करने के लिए इस कोलाइडिंग सॉल्यूशन में? एल्यूमिनियम +3। तो ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है? AlCl3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अब तो पिक कर पाओगे, दैट इज ऑप्शन नंबर C। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना था, इन आयंस को उठा के सिर्फ उनके चार्जेस देखने थे और याद रखना था जो अपन ने पढ़ा है हार्डी-शल्स रूल। चलो कर लोगे, बात समझ में आ गई है। एक और पूछ लूँ इसी के बेसिस पे, यहीं पर फटाफट से एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ तुम लोगों से। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर इसकी जगह पर मैं यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशंस चेंज कर देती तो क्या तब भी तुम्हें यही कंडीशन लगानी थी? बिल्कुल यही कंडीशन लगानी थी। कौन है हार्डी सांधू की जगह? हार्डी सांधू के बड़े भाई हार्डी-शल्स रूल। आओ चले, तो मैं क्या पूछ रही हूं, मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड। किसके सरफेस पे पूछा है मैंने? सॉलिड के सरफेस पे। सबसे पहले गौर करो कि मैंने पूछा क्या है, मैंने पूछा है सॉलिड के फेज में। तो अब आपको बताना है कि एनर्जी मॉलिक्यूल्स की सरफेस वालों की ज्यादा होगी या फिर इनसाइड वालों की ज्यादा होगी। ठीक, तो देखो ये आयनिक बना दूं एक स्पेशीज। अब एक चीज बताओ, दो टर्म पड़ी थी, एड्सॉर्प्शन और इसी का छोटा भाई अब्जॉर्प्शन। और छोटा भाई ही क्या होता है? शैतान, क्योंकि वो घर के अंदर भी शैतानी कर सकता है और बाहर भी और सरफेस पर भी। तो ये आ जाता था बल्क फेनोमेनन में। जबकि बड़े भाई का काम क्या है? छोटा भाई कहीं भी शैतानी करे उसको सबसे पहले सबसे बाहर की लेयर से उसको बचाने का काम। मतलब वो हमेशा बाउंड्री पर प्रेजेंट होता था, यानी कि सरफेस पे। आगे दोनों चीज़ याद? तो अब बस यही दोनों चीज़ें यहाँ अप्लाई करनी है। तो पढ़ो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। मॉलिक्यूल्स एट द सर्फेस ऑफ अ सॉलिड हैव fill in the blanks energy then molecules those inside. Conditions हैं higher, lower, sometimes higher and sometimes lower। और ये क्वेश्चन आपका फेवरेट, none of these। जब कुछ नहीं आता
तो नन ऑफ दीज समझ आता है। तो नन ऑफ दीज को अभी समझना नहीं है, हमें समझना है 1 to 1 इन ऑप्शंस को। तो सुनो, अगर मैं सरफेस की बात करूं तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स एक साइड के सराउंडेड होते हैं, सेम टाइप के होते हैं। अगर सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स की बात करूंगी तो सेम टाइप की सराउंडिंग होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, कर दो बाउंड्री। अगर बाउंड्री पे भी सेम टाइप ना हो के ऑपोजिट टाइप हो जाए, क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। तो ये काम तो आएगा नहीं। तो हमें सबसे पहले चेक करना है, अगर सरफेस पे बात कर रहे हो, दैट द मॉलिक्यूल इज ऑन वन साइड सराउंडेड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम टाइप, साथ साथ दूसरी साइड में दूसरे टाइप के होंगे, यानी इधर अगर पॉजिटिव है तो दूसरी साइड में क्या होंगे? नेगेटिव जी होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक साइड पॉजिटिव है एक साइड नेगेटिव है, तो नेट इंट्रैक्शन फोर्स चेक कर ली जाए। बिल्कुल करोगे। तो इसका मतलब नेट इंट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा देर तक तो जीरो नहीं रहने वाली। साथ साथ अगर आप देखो कि अगर सरफेस के मॉलिक्यूल सॉलिड पे मैंने पूछा है, मैंने इनिशियल में ही फर्स्ट लाइन में आपको पूछा है कि मुझे सरफेस मॉलिक्यूल्स की कंडीशन सॉलिड फेज में बताइए, तो आप क्या कहेंगे? उनकी एनर्जी बिल्कुल ज़्यादा होगी अंदर वाले मॉलिक्यूल से, बड़े भाई छोटे भाई फेनोमेनन से। याद आ गई कंडीशन? तो चलो चेक करते हैं। ऑप्शन में हमें सीधा सीधा लिखा हुआ है हाई। कौन बैठे हैं यहाँ पे? बड़े भैया। आओ, अब देखो, अब कंडीशन में थोड़ा सा ट्विस्ट लेंगे क्वेश्चन के साथ। क्या हमने गिब्स बाबा पढ़े थे? क्या कहते थे गिब्स बाबा? वो कहते थे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कहने दो कहते थे, तो ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन यहां जब एड्सॉर्प्शन की बात हो रही है, वही बड़े भैया यहां रोल कर रहे हैं, सरफेस पे बैठे हैं बचाने के लिए। और वो जो है वो कौन है इस टाइम? H2। कहां बैठे हैं? ग्लास की सरफेस पे। तो चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। द एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 ऑन ग्लास टेक्स प्लेस। किस तरीके की रिएक्शन है? ये H2 गैसियस फेज में हो रही है, और ये लीजिए आपके ट्वाइस ऑफ H बन गए। किसकी सरफेस है? ग्लास की सरफेस। तो आपको बताना है यहां पर जो एड्सॉर्प्शन का फेनोमेनन हो रहा है, इसमें कंडीशन क्या होगी। कंडीशन चेक करोगे, सीधे सीधे गिब्स का रिलेशन लिखो पहले तो फटाफट। अब आपको पता होना चाहिए, गिब्स का रिलेशन लिख लिया, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, लिख लिया। अब अगर इस कंडीशन को देखा जाए, जो कि है हमारी H2 गैस फेज से ट्वाइस ऑफ H ग्लास सरफेस पे बात हो रही है, तो सीधा सीधा देखो डेल्टा H और यहाँ डेल्टा S दोनों कैसे दिख रहे हैं? पॉजिटिव। कौन कौन? एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों कैसे दिख रहे हैं? पॉजिटिव। जबकि हमें पता है कि जो डेल्टा G है वो तो लेस देन 0 होता है, वही तो एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस को फीजिबल बनाता है। तो इस कंडीशन में हमारे दोनों डेल्टा H और डेल्टा S कैसे हैं? पॉजिटिव। आ जाओ चेक करो, ऑप्शन में चेक कर लो। ये जो कंडीशन अपन ने पूरी इक्वेशन से चेक की है, क्या वो ऑप्शन में है तो तुमने काम सही किया है, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो चलो चेक कर लेते हैं। ये लो, ऑप्शन नंबर ए में ही हमें मिल गई हमारी कंडीशन। कर लोगे चेक? बोथ आर पॉजिटिव। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाइए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 4, मेनली विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ अ पॉलीमर। फिर से लिखो की पॉइंट, किसके रिस्पेक्ट में बात की गई है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फटाफट से क्वेश्चन पढ़ के साइड में की पॉइंट्स लिख लिया करो, तो क्वेश्चन समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब पूछा है कि कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो किसी भी पॉलीमर का मोलर मास डिटरमाइन करती है, और पूछा किसका है? पॉलीमर का। तो मेन कैंडिडेट कौन है? पॉलीमर जी। ये लो, अब मोलर मास की जब जब हमने बात की है, कहाँ की है? किसके प्रोपोर्शनल किया है? ऑस्मोटिक प्रेशर के। किससे डिनोट करते थे? पाई से। आओ, इतनी बात अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब जब मोलर मास की बात हो रही है, वो भी पॉलीमर के रिस्पेक्ट में, तो हमने हमेशा प्रेफरेंस किसको दी? ऑस्मोटिक प्रेशर को। पाई वाला रिलेशन क्यों दी? क्योंकि आप यहाँ पर देखते हैं, इसको आप किस कंडीशन में ले रहे हैं? नॉर्मल या फिर रूम टेम्परेचर की कंडीशन पे इसको आप चेक करते हैं। जैसे ही आप टेम्परेचर रेस करते हैं, यानी कि टेम्परेचर कंडीशंस आपने हाई की, तो आप कह देते हैं कि भाई मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी खराब हो जाती है। बढ़ा दो टेम्परेचर, कुछ ना कुछ दिक्कतें तो उसको होंगी, दिक्कत होते ही स्टेबिलिटी छोड़ देगा। तो बस याद रखना, पाई। कर लोगे रिलेट? आ जाओ।
क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछी गई है। चारों ऑप्शन चेक करो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले हैं या नहीं। क्या हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? टीबी के रिस्पेक्ट में दो ग्राफ बताए थे मैंने आपको, TB1 और TB2 के, याद आ जाने चाहिए। दोनों हमने रिलेट किए थे कुछ इस तरीके से। ऐसे ही हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के केस में भी चेक किया था, लेकिन ये दोनों ही कंडीशन पॉलीमर के रिस्पेक्ट में नहीं थी। और पूछा है मोलर मास, तो आपने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर। एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जो हमने पढ़ी थी, कौन सी थी फटाफट बताओ? दो तीन तो आपको बता दी मैंने अभी। वेपर प्रेशर से रिलेटेड कौन सी थी? क्या नाम था उसका? वेपर प्रेशर कम क्यों हो रहा था वहां पर? याद आई? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बिल्कुल। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। When the particle size of a dispersed phase, पार्टिकल साइज पूछा गया है डिस्पर्स फेज का, इन कोलाइडल सोल्यूशन इंक्रीजेस, कंडीशन दी है सीधी सीधी, आपको बताना है कि किस तरीके की यहां पर कंडीशन होगी। पार्टिकल साइज अगर इंक्रीज हो रहा है, पार्टिकल साइज इंक्रीज हो रहा है किसका? डीपी का, डिस्पर्स्ड फेज का। तो आपको ऑप्शंस में से चेक करना है क्या होगा। द ब्राउनियन मोशन बिकम्स फास्ट, द ब्राउनियन मूवमेंट बिकम्स स्लो, द ब्राउनियन मोशन रिमेन्स सेम, और योर फेवरेट नन ऑफ दीज। तो चलो पहले तीन को चेक करें। पहले तो ये बता दो ब्राउनियन मूवमेंट था क्या? फास्ट स्लो तो तब बताओगे। कौन था जो फुल आज़ाद है सरफेस केमिस्ट्री के अंदर? वो ब्राउनियन मूवमेंट ही है। कहीं भी घूमेगा, कुछ भी कर सकता है, बट जिगजैग पाथ फॉलो करेगा। याद आ रहा है? टिंडल इफेक्ट से जो जनरेट किया था अपन ने आफ्टर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्राउनियन मूवमेंट। तो अब यहां पर बताना क्या है, डिस्पर्स फेज के अंदर पूछा गया है कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर पार्टिकल साइज इंक्रीज हो रहा है तो ब्राउनियन मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बिल्कुल याद आना चाहिए कि अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि अनइक्वल बोम्बार्डमेंट होता है यहां पर, बोम्बार्डमेंट याद आया, ये लो तबाही धमाका। तो आप कह रहे हो ब्राउनियन मूवमेंट, क्योंकि इस केस में अनइक्वल बोम्बार्डमेंट्स होता है किसका? मूविंग मॉलिक्यूल्स का, या फिर जिनको आप कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। इस वजह से, क्योंकि बिगर साइज जो होता है पार्टिकल का इस केस में मोमेंटम को रिड्यूस कर देता है। तो लिखो सबसे पहले एक की पॉइंट बनाओ, छोटा सा फ्लो चार्ट बना दो इस क्वेश्चन के लिए। आओ, लिख डाला ब्राउनियन मूवमेंट, ये लो BM, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा पार्टिकल साइज इंक्रीजेस, ठीक है। कंडीशन आपके सामने है, क्योंकि यहां पर क्या होता है? अनइक्वल bombardment of those moving molecules, और ये मूविंग मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? क्योंकि ये तो किसके हैं? डीपी के, तो ऑन एंड ऑब्वियस ये किसके होंगे? डीएम के। ये लीजिए डिस्पर्शन मीडियम के। तो क्या फर्क पड़ा? बिगर साइज जो था पार्टिकल्स का वो रिड्यूस हो जाएगा। तो चलो ऑप्शन में चेक कर लें आप वाली बात है या नहीं जो इतनी अपन ने डिस्कस की। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन कह रहा है द ब्राउनियन मोशन बिकम्स फास्ट, नहीं। द ब्राउनियन मोशन बिकम्स स्लो, बिल्कुल, क्योंकि रिड्यूस कर रहा है उसके मोमेंटम को। तो मिल गया आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो यहां तुम्हारे साथ झोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकरेक्ट पूछ लिया। अब इनकरेक्ट तो तब बताओगे जब तुम्हें सही भी आता हो। कोई बात नहीं, पढ़ी है इतनी तो हमने। तो चेक करते हैं अब कितनी नॉलेज अपन को सही गेन की है। पहला ऑप्शन पढ़ो, As2S3 Au इन देयर कोलाइडल सोल्स आर नेगेटिवली चार्ज। ध्यान रखना इनकरेक्ट पूछा गया है। FeOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर पॉजिटिवली चार्ज इन देयर कोलाइडल सोल्स। कंडीशन इज व्हाट? उनके कोलाइडल सोल्स में कहा गया है कि वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज Ag and Pt आर पॉजिटिवली चार्ज इन देयर कोलाइडल सोल्स एंड स्मोक इज द डिस्पर्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ कार्बन इन एयर। तो एक छोटी सी बात बता दो, जब मैंने आपसे सिल्वर और प्लैटिनम को लेकर चर्चा की थी, कौन थे? जब Ag की हो रही थी पिटाई, तब हमने कहा था कि हाँ जी Ag और Pt बिल्कुल यहाँ नेगेटिवली चार्ज हैं, जबकि यहाँ जनाब ने क्वेश्चन में आपको पॉजिटिवली चार्ज पूछा है और हमें क्या ढूंढना है? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। याद है जब Ag की पिटाई हो रही थी तो वो नेगेटिवली चार्ज हो गए थे। तो ये लीजिए
चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। द प्रेजेंस ऑफ अ सोल्यूबल सोप एज अ एमल्सिफाइंग एजेंट जनरली फॉर्म्स द फॉर्मेशन ऑफ एन एमल्शन। किसका एमल्शन बनाते हैं? कुछ नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा गया है सोप की प्रेजेंस में बात हो रही है, एक एमल्सिफाइंग एजेंट हम वहाँ यूज़ करते हैं जो क्या बनाता है? एमल्शन बनाता है। किस टाइप का एमल्शन? पहले तो याद करो वो छोटी सी थ्योरी। दो टाइप के एमल्शन अपन ने पढ़े थे, एक OW एंड WO। क्या थे? ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, ये दोनों ही थे। और बस यहाँ चेक किया था, तो क्या चेक किया था? DP और DM का फेज। तो अब जनाब ने सामने साफ कंडीशन दी है कि प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्यूबल सोप एज अ एमल्सिफाइंग एजेंट, तो सोप को ही बात की गई है। जब जब सोप की बात की गई है तो हमने साफ पढ़ा था किसका कॉज है ये? ऑयल इन वाटर टाइप का। देखो यहाँ आपके दोनों फेवरेट ऑप्शंस हैं, जब आपको कुछ नहीं आता है तो नन ऑफ दीज और बोथ द टाइप्स। तो ऐसा नहीं है कि दोनों फेवरेट दिए गए हैं तो क्योंकि फेवरेट है तो टिक करना है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन पढ़ना है, सही आंसर टिक करना है। आ जाओ, चलो एक क्वेश्चन पूछ लूं। ये मैंने बताया, अब एक छोटा सा क्वेश्चन तुम बताओ। एमल्सिफिकेशन पढ़ा था? बिल्कुल पढ़ा था, उसी से रिलेटेड तो अभी तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं है। एमल्सिफिकेशन के अंदर अपन ने एक टर्म पढ़ी थी, इंटरफेशियल टेंशन पढ़ी थी। ये इंटरफेशियल टेंशन किन की वजह से होती थी? एक फेज की वजह से या दो फेज की वजह से? बस इतनी सी बात बता दो तो एमल्सिफिकेशन तुम्हारा मेरी नज़र में क्लियर है। इंटरफेशियल जो टेंशन हुई थी वो एक फेज की वजह से हुई थी या दो फेज की वजह से? एक बात बताओ, अगर इस चीज़ को भूलते हो तो याद रखना, टेंशन कभी भी एक बंदे को हो सकती है क्या? या अकेले की वजह से हो सकती है? नहीं, कोई ना कोई दूसरा रीज़न ज़रूर होगा। अब खुद को अकेले को भी हो रही है तो उसके दिमाग में कोई ना कोई थॉट होगा दूसरा। तो ये लो, जड़ तो कहीं ना कहीं से कोई आ ही जाती है। तो याद रखोगे किसकी वजह से? दो फेजेस थे। ग्राफ याद आया? ये लो। तो देखो इस क्वेश्चन को हमने एक तो एमल्शन वाला चेक कर लिया कि किस टाइप का एमल्शन पाया जाता है, ऑयल इन वाटर। और दूसरा क्वेश्चन जो आपसे यहाँ नहीं था लेकिन मैंने पूछ लिया, कितने फेजेस में होता है? तो आपको बिल्कुल बताना है 2 फेजेस। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। For the coagulation of 100 ml of AS2S3 Sol, 5 ml of 1 m NaCl is required. ठीक है। The flocculation value of NaCl निकाल दो। क्या करेंगे? आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, आपको कोएगुलेशन वैल्यू गिवन है, और अगर याद हो तो हमने क्या देखा था? कोएगुलेशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोएगुलेशन पावर। आ जाओ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करोगे? NaCl के कितने मिलीमोल्स यहाँ पर ऐड हैं, वो लिखो 5। फिर कितना वॉल्यूम दिया गया है NaCl का? 100 ml। साथ साथ हमें यहाँ पर एक और चीज़ चेक करनी है। तो कंडीशन क्या दी हुई है कि फ्लक्चुएशन वैल्यू जो है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, जो आपको ऐड करना है 1 लीटर कोलाइडल सोल्यूशन में, जिससे आपको कंप्लीट कोएगुलेशन मिल सके। तो हम चलो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। कितनी है? 5। 1 लीटर की बात की है, मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, और डिवाइड कितने से करोगे? 100 ml की बात की गई है क्योंकि NaCl का सोल्यूशन का आपको वॉल्यूम गिवन है। सॉल्व कर लो इसको। लो जी, कट कट आ गया 50। अब यूनिट और बता दो फटाफट से, m मोल लीटर इनवर्स। चलो नोट कर लो पहले, फिर आगे चलेंगे। कुछ नहीं किया है, सारी की सारी पॉइंट्स आपको गिवन थे। कंसंट्रेशन गिवन थी, वॉल्यूम गिवन था, सिर्फ और सिर्फ आपसे फ्लक्चुएशन वैल्यू पूछी गई थी, और आपको ये भी गिवन था कि कितना लीटर कोलाइडल सॉल्यूशन आपको वहां पर एज इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ सब्सटेंस विच कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज और रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट इज कॉल्ड। अब आ जाओ, कैटलिस्ट का काम क्या था? ये जनाब तो एक्टिविटी को एनहांस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो कैटलिस्ट को बिल्कुल ही खत्म कर दे वो जनाब यहाँ कौन है? तो आप मुझे एक बात बताओ कि कैटलिस्ट की एक्टिविटी एनहांस होती थी
साथ साथ आपने कहा जब आप इनहिबिटर यूज करते थे, कौन थे इनहिबिटर? जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करता था। इसके बाद एक और आए थे प्रमोटर, और प्रमोटर से याद आया फूफा जी, जिनका काम क्या है, बैठ के किसी को रोकना धोकना नहीं है, सिर्फ क्रेडिट अपने ऊपर लेना है। तो ये प्रमोटर जी थे। लेकिन इन्होंने कहा है कोई भी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को टोटली डिस्ट्रॉय नहीं करता था। टोटली डिस्ट्रॉय कौन करता है? पॉइजन। ये लो, तो आप यहां पर क्या करके आने वाले थे? 100% आप इनहिबिटर या प्रमोटर को टिक करके आने वाले थे, क्योंकि हमने तो यही सीरीज पढ़ी है CIP, और इससे आगे तो हमें मतलब ही नहीं था। तो ये याद होना चाहिए कि कभी भी इनहिबिटर और प्रमोटर टोटली कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। कौन करता है डिस्ट्रॉय? पॉइजन। और क्वेश्चन में बिल्कुल आपसे यही पूछा गया है, जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, प्रमोटर को याद रखना, ये हैं फूफा जी, और इनहिबिटर कौन है? छोटे फूफा जी। बस, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10. The migration of a positively charged colloidal particles under an electrical field towards the cathode. ये तो एक डेफिनेशन पूछ लिया सीधा सीधा सा, पढ़ो क्या कहा है? माइग्रेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या पढ़ा था हमने? ये एक जार बना रही हूं, मुझे बता देना फटाफट से देख के, इस डायग्राम को देख के अगर बता दिया तो डेफिनेशन सामने लिखी है, सिर्फ ऑप्शन में से चूज करना है। डायग्राम मैं बना दे रही हूं, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, और ये लो बीच में डाल दिया मैंने एक स्टिरर। आया कुछ याद? फिर से एक और बार पढ़ लो क्वेश्चन को। द माइग्रेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड्स टुवर्ड्स द कैथोड। क्या कहते हैं हम इसको? सिंपल सा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में। देखो मैंने डायग्राम बनाया तब भी तुमको समझ नहीं आया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने गड़बड़ है, ढंग से पढ़ाई नहीं की है। तो चुपचाप नोट्स खोलो, पढ़ाई करो और फिर से रिवाइज करो। छोटे से 2-4 पोर्शंस थे हमने जो ये पढ़े थे, तो इनको याद कर लो। अब आ जाओ, इसको लैंग्वेज में भी देखते हो। Only the colloidal particles are allowed to move and not the dispersion media particles. उसी को आप कहते हैं एक और टर्म से, that is कैटाफोरेसिस। ये मैं साइड में लिख दे रही हूँ, लिख लीजिएगा बिल्कुल। आपको ये तो पता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसी को एक और नाम से जाना जाता है, that is कैटाफोरेसिस। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल्स को मूवमेंट अलाउड है, डिस्पर्जन मीडिया का बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। चलो, अच्छा मैंने गलत टिक कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेट ऑफ फिजियोप्शन। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फिजियोप्शन की रेट में क्या फर्क पड़ता है? पहले तो ये बताओ, फिजियोप्शन के बड़े भाई कौन थे? केमिसॉप्शन। चलो देखो, छोटी मोटी फैमिलीज यहाँ सारी है, पूरा की पूरा डेली लाइफ से रिलेट करते चलो। केमिसॉप्शन ने कहा था मैं केमिकल बॉन्ड्स बनाता हूँ, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता हूँ, जबकि फिजियोप्शन ने कहा था मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी बॉन्ड्स का काम है, फटाफट से बॉन्ड तोड़ो, नया बॉन्ड बनाओ। अब कंडीशन है इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे फिजियोप्शन की रेट में क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे फटाफट से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब फिजियोप्शन की कंडीशन क्या होगी? डिक्रीज। तो चलिए चेक कर लें फटाफट से आंसर में। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि फिजियोसॉप्शन के केस में क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों होगा डिक्रीज? क्योंकि यहां पर हमको पता चल रहा है रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो एक्सोथर्मिक देखते ही पता चल जाता है कि यहां पर रेट ऑफ फिजियोप्शन जो है वो होगी डिक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ए। तो अब बात समझ में आ गई है, कर लोगे इसको पिक। फिजियोप्शन और केमिसॉप्शन के केस में अगर बात आती है तो याद रखना है। यहाँ पूछा गया है आपसे फिजियोप्शन के रिस्पेक्ट में, तो एज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, तो हमें पता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रेट जो है फिजियोप्शन की क्या हो जाएगी? डिक्रीज। चले, ये रहे ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट, इफ ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स आर रिमूव्ड
from the colloid by persistent dialysis, then किसका कॉज है? ये साफ साफ लिखा है, पहली चीज तो डायलिसिस का है। क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो। अब कंडीशन सिर्फ और सिर्फ ये दी गई है कि अगर सारे की सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव कर दिया जाए तो क्या ही हो जाएगा डायलिसिस में। तो आपके सामने पहले कंडीशंस पढ़ो। कोलॉइड्स बिकम एक्सट्रीमली स्टेबल, कोलॉइड्स गेट कोएगुलेटेड, कोई इफेक्ट नहीं होगा, या फिर कोलॉइड्स कन्वर्ट हो जाएंगे ट्रू सोल्यूशन के अंदर। तो एक चीज़ बताइए, हम लोगों ने क्या ये पढ़ा था इसके अंदर कि सारे आयंस को अगर रिमूव कर दिया जाएगा तो कोलॉइडल पार्टिकल्स तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके क्या बनाएंगे? सस्पेंशंस। और सस्पेंशंस की रेंज क्या थी? 1000 आर्मस्ट्रॉन्ग से अबव। याद है तीनों रेंजेस? ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। ग्राफ याद आ गया छोटा सा? ये लो, याद नहीं है तो फिर से बना देती हूं। यहां लिखो ट्रू सोल्यूशन, तीनों रेंजेस लिख डालते हैं। यहां कोलॉइडल और आफ्टर कोलॉइडल इज सस्पेंशन। 10, 1000, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? कोलॉइड सारे के सारे कोएगुलेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द ब्राउनियन मोशन इज ड्यू टू, ये आंसर बताओगे तुम। अभी बताया पूरा की पूरा ब्राउनियन मूवमेंट। एक क्वेश्चन देखा था अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, पूरा जिगजैग पाथ और सारा चीज देखी, तो फटाफट से बता दो ब्राउनियन मोशन किसकी वजह से होता है। 4 पॉइंट्स पढ़ो। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन विद इन द लिक्विड फेज। सेकंड ऑप्शन इज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। Third is impact of the molecules of the dispersion medium on the colloidal particles, and the last is convectional currents. जल्दी बताओ क्या रैंडम मूवमेंट होता है? मैं पॉइंट्स बोलती हूँ, हाँ ना करते जाओ। क्या रैंडम मूवमेंट होता है? बिल्कुल होता है। और किसका होता है वो रैंडम मूवमेंट? उन लो वेट पार्टिकल्स का। किसमें सस्पेंडेड है? फ्लूइड में। तो ऑप्शन में सिर्फ लैंग्वेज ही तो चेक करनी है। आओ, क्या हमने टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की बात की? बिल्कुल नहीं की। क्या मैंने अट्रैक्शन और रिपल्शन की बात की? बिल्कुल नहीं की। मैंने बार बार कहा सस्पेंशन देखना है उन लो वेट पार्टिकल्स का, वो भी फ्लूइड के अंदर, वो भी फ्री मूवमेंट यानी कि रैंडम मूवमेंट। तो इम्पैक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। दिख गया? ऑप्शन नंबर सी। कर लोगे? कर तभी पाओगे जब बेसिक कॉन्सेप्ट याद है और लिंक कर पा रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The potential difference between the fixed charge layer and the diffuse layer having opposite charge in colloidal solution is called. फिर से एक डेफिनेशन आ गई, बताओ क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? जो जो क्वेश्चन में गिवन है लिख दो। किस किस के बीच में? एक तो है फिक्स्ड चार्ज लेयर और दूसरी क्या है? डिफ्यूज्ड लेयर। यही दो हैं। Having opposite charge in colloidal solution is electrostatic potential? No. Sedimentation potential? No. क्या हमने एक टर्म पढ़ी थी जीटा पोटेंशियल, जहां पर आप बिल्कुल फिक्स चार्ज पोटेंशियल की बात करते थे और उसको किसके साथ रिलेट करते थे? डिफ्यूज चार्ज लेयर के साथ। बस कंडीशन क्या थी? अगर यहां पर नहीं लिखा होता ऑपोजिट चार्ज, यहां लिखा होता सेम चार्ज, तो आप बिल्कुल गलत कर देते जीटा पोटेंशियल को। लेकिन यहाँ लिखा है हैविंग ऑपोजिट चार्ज इन कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो बिल्कुल ये टर्म किसका है? जीटा पोटेंशियल का। तो ठीक है, बात समझ में आ गई? जीटा पोटेंशियल का कॉज है। छोटी सी डेफिनेशन थी, क्या कहा गया है फिर से सुन लो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड चार्ज लेयर एंड द डिफ्यूज लेयर हैविंग ऑपोजिट चार्ज इन कोलॉइडल सॉल्यूशन इज सिंपली नोन एज व्हाट? जीटा पोटेंशियल। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी। अब देखो एक कंडीशन और चेक कर लो, जीटा पोटेंशियल को और अच्छे से देख लो। द पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल इमर्स्ड इन अ कंडक्टिंग लिक्विड, यानी कि हम वाटर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर इस तरीके से लैंग्वेज चेंज आता है तो घबराना नहीं है, बिल्कुल वाटर लेके चलना है। ठीक है, कंडक्टिंग लिक्विड मतलब दिमाग में रखना वाटर। एंड द बल्क ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड एज जीटा पोटेंशियल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। On adding few drops of dilute HCl or FeCl3 to freshly precipitated ferric hydroxide, किसकी है?
एक तो डाइल्यूट HCl लिया है, लिख लो साइड में, या फिर FeCl3, दोनों में से कोई भी एक। टू फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH3, अ रेड कलर्ड कोलाइडल सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? आपसे ये पूछा गया है इनमें से कि जब कभी भी आप डाइल्यूट HCl या फिर FeCl3 को किसके साथ मिलाते हो, FeOH3 के साथ, तो एक रेड कलर का कोलाइडल सोल्यूशन बनता है। वो फेनोमेनन किसका है? क्या आपने ये चीज़ पेप्टाइजेशन में पढ़ी थी? डायलिसिस तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ना ही ये प्रोटेक्शन का कॉज है और ना ही ये डिसोल्यूशन का कॉज है। इट्स एन फेनोमेनन ऑफ पेप्टाइजेशन, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। ठीक है, और ये भी पता है आपको कि पेप्टाइजेशन कैसा प्रोसेस है, किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है? स्टेबल डिस्पर्जन कोलाइडल पार्टिकल्स बनाने के। और स्टेबल कोलाइडल डिस्पर्जन पार्टिकल्स की जब कभी भी बात करोगे तो कभी भी डिस्पर्जन फेज पे टिक मत करना, डिस्पर्जन मीडियम की यहां बात की जाएगी। कर लोगे रिलेट? ये इतना थिक कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा कम करते हैं। चलो ठीक है, आओ। यहाँ ऑप्शन अपना ए आएगा बेटा, उसको यहीं से कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, जिलेटिन इज ऑफन यूज्ड एज इंग्रेडिएंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम। द रीजन फॉर दिस इज कि आप आइसक्रीम में जिलेटिन को क्यों यूज़ करते हैं एज इंग्रेडिएंट? इसका रीज़न क्या है? टू इम्प्रूव द फ्लेवर? नो, हमने पढ़ रखा है। टू कॉज द मिक्सचर टू सॉलिडिफाई, टू स्टेबलाइज द कोलॉइड एंड प्रिवेंट क्रिस्टल ग्रोथ। हम किस लिए यूज़ करते हैं जिलेटिन को? क्योंकि हमें वहाँ पर कोलॉइड को स्टेबलाइज करना होता है और उसकी क्रिस्टल ग्रोथ नहीं होने देना चाहते। अगर क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया तो फिर कैसे खाओगे उस आइसक्रीम को? कहाँ से उसका जेली का पर्चर रहेगा? आहा, एक और ऑप्शन है, देखो हम यहाँ पर क्या करके आते हैं, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ अ कोलॉइड। अगर कोलॉइड ही नहीं बनने दोगे तो मतलब ही नहीं रहा था आपके जिलेटिन को यूज़ करने का। तो बहुत सारों का ये जो दिमाग डी पे था, इस डी पे गलती से भी टिक नहीं करने का है। क्या है? कोलॉइड तो बनाना है, वो भी स्टेबल कोलॉइड बनाना है। किसको प्रिवेंट करना है? क्रिस्टल ग्रोथ को प्रिवेंट करना है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, FeCl3 stops bleeding because, ये लो, क्यों रोकता है ये ब्लीडिंग? क्या पढ़ा था हमने इसका रीजन? इट स्टील्स द ब्लड सेल्स, ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन, द ब्लड इज कोएगुलेटेड एंड द ब्लड सेल इज सील्ड, और अगेन योर फेवरेट ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो एक बात बताओ, ब्लड कैसा है? कोलॉइडल सोल्यूशन है। किसका कोलॉइडल सोल्यूशन है? मैंने एक सब्सटेंस बताया था आपको, एल्ब्यूमिनॉइड। क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है इस एल्ब्यूमिनॉइड के ऊपर भी कि वो कौन सा सब्सटेंस है जो ब्लड के अंदर होता है एज अ कोलॉइड। तो कौन है वो? एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस। तो ये तो हमें पता है। अब ये जो एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस है वो किसके अंदर होता है? वाटर के अंदर। साथ साथ एल्ब्यूमिनॉइड जो है वो चार्ज्ड कैसा होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? ये बताओ पहले, फिर मैं आगे चलूँगी इसमें। अभी मैंने बोला, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ब्लड हमें पता है कोलॉइडल सोल्यूशन है, इसके अंदर एक एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपसे पूछा है ये नेगेटिवली चार्ज होता है या पॉजिटिवली, तो पॉजिटिव जिन्होंने भी किया है वो पढ़ लो दोबारा ढंग से, नेगेटिव वाले एकदम करेक्ट है। तो सुनो, अब आपको पता है क्योंकि ऑपोजिटिव चार्ज है किसका? Fe+3 आयन का, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? FeCl3 ब्लीडिंग को क्यों रोक देता है? अब Fe+3 कैसा है? ऑपोजिटिव चार्ज है, जबकि एल्ब्यूमिनॉइड पे नेगेटिव है, Fe पे कैसा है? पॉजिटिव। तो ये क्या करेंगे? एक अच्छा कोएगुलेटिंग पार, और क्या बना देंगे दोनों मिलके? एक अच्छा कोएगुलेटिंग रिएजेंट। किसके लिए? ब्लड के लिए। अब देखो इस क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। एक इन्होंने पूछ लिया कि FeCl3 कैसे ब्लड को रोक लेता है। अब वहीं से, क्योंकि अगर ये पूरी थ्योरी नहीं पता थी तो ये नहीं बता पाते। कैसे करोगे? क्योंकि हमें पता है कोलॉइडल सोल्यूशन वो तो ठीक है, साथ साथ एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस
नेगेटिवली चार्ज। अब ये नेगेटिवली चार्ज है, इधर Fe+3 पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों के दोनों बीच में क्या होगा, एक गुड कोएगुलेटिंग रिएजेंट बनेगा जो किसके लिए काम आने वाला है, ब्लड के लिए, और ब्लीडिंग को रोक देगा। कर लें, ऑप्शन में चेक करो कहाँ है ये चीज़। देखो ऑप्शन नंबर सी, द ब्लड इज कोएगुलेटेड एंड द ब्लड सेल इज सील्ड। कर लोगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्काई और वाटर इन द सी लुक्स ब्लू ड्यू टू, देखो फिर से वही चीज़ आ गई है जो तुम थोड़ी थोड़ी देर में पढ़ाई करने के बाद थक जाते हो और फिर जो छोटे ख्यालों में जाते हो ना, और तुम्हें वहाँ पर या तो क्या दिखता है, पानी, या फिर दिखती है स्काई, और वहाँ से दिमाग में आता है कि यार ये दोनों ब्लू क्यों दिखते हैं। और यहाँ हमने पढ़ा था वही बंद कमरा, बंद कमरे की एक खिड़की और खिड़की से आती हुई लाइट, और वहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, और जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स मज़े से घूमते हुए दिख रहे हैं। और उन डस्ट पार्टिकल से हमें एक कोन दिखाई दिया जिसको हमने नाम दिया टिंडल कोन, और इस टिंडल कोन की वजह से हमें एक क्या मिला, इफेक्ट मिल गया जिसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। अब देखो मैंने पूरा की पूरा प्रोसेस तुम्हारे सामने बोल दिया, अब इसमें से पिक कर लो जो मैंने बोला एक छोटे से फ्लो चार्ट में, डिस्पर्जन इफेक्ट, स्कैटरिंग इफेक्ट, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। क्या होगा, बिल्कुल स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसकी वजह से आपको ये जो सी और पानी सब कैसा दिखता है, आज ब्लू है पानी पानी, तो ये लो, कर लोगे। नेक्स्ट चलो पढ़ लो, एक रीज़न और सुन लो। द स्काई और वाटर इन द सी लुक्स ब्लू, क्यों, बिकॉज द लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ absorb and light of short wavelength gets scattered by water and falls on cornea of our eyes. चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट बोला है डी फैमिली, फॉर क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज, तो हमने सिलिका जेल को नहीं पढ़ा, एल्यूमिनिया बिल्कुल पढ़ा है, फुलर्स अर्थ नहीं पढ़ा, एक्टिवेटेड चारकोल नहीं, क्योंकि कंडीशन क्या दी गई है, क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन के रिस्पेक्ट में, और क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन में हमने किसको पढ़ा है, एल्यूमिनिया को। आओ तो देखो, जो एब्जॉर्बेंट्स होते हैं, एड्सॉर्बेंट्स कहा जा रहा है, कॉमनली एम्प्लॉय किसके लिए किए जा रहे हैं, क्रोमेटोग्राफी के लिए। और हमें पता है अगर एल्यूमिनियम के केस में बात करें आप, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और सुक्रोज को भी यूज़ करते थे अपन। साथ साथ ये जो सॉल्वेंट्स हैं, इसमें जो साथ में क्रोमेटोग्राफिक फिल्म में आप सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो बता दो। ऑप्शन आपके पास नहीं है सॉल्वेंट के, मैं आपसे पूछ रही हूँ। चलो आपने ये तो बता दिया कि एड्सॉर्बेंट तो एल्यूमिनिया यूज़ किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन में है। सॉल्वेंट कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं इसमें, तो याद रखना, ऑर्गेनिक एसीटोन मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप भी लिख लीजिए, बेंजीन एंड पेट्रोलियम ईथर। एड्सॉर्बेंट आपसे पूछा है, हो सकता है कि सॉल्वेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाए, तो हमें पता होना चाहिए ईदर इट इज ऑर्गेनिक एसीटोन, बेंजीन और पेट्रोलियम ईथर। कर लेंगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। सब्सटेंसेस हुज सॉल्यूशंस कैन रीडिली डिफ्यूज थ्रू पार्चमेंट मेम्ब्रेन। कहाँ पड़ी थी ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन, किसके अंदर पड़ी थी, कोलॉइड से जब हम क्रिस्टलॉइड्स की तरफ मूव कर रहे थे, याद आ रहा है, और वहां हमने बोला था कि ये जो मूवमेंट है इन आयंस का, जो बहुत फास्ट माइग्रेट कर रहा है, ये अब इनका माइग्रेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि बीच में हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी थी, थिन लेयर मेम्ब्रेन, जिसको हमने क्या कहा था, पार्चमेंट लेयर, जो कि किसकी थी, एज अ फिल्टर पेपर, जो पेपर यूज हुआ था वो था पार्चमेंट पेपर। तो मुझे ये बताओ कि ये सब्सटेंस जो है कौन से सॉल्यूशंस में काम आते हैं, किसको डिफ्यूज करने के काम आते हैं, कोलॉइड्स, क्रिस्टलॉइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी क्या कहा मैंने, कोलॉइड से कहाँ जा रहे हैं, क्रिस्टलॉइड्स। ये लो,
चलो नेक्स्ट, AGI इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन, पढ़ा था हमने। इवन लास्ट पार्ट में भी मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स दिए थे और वहाँ पर मेंशन किए थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वहाँ भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था दैट AGI इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिफिशियल रेन, साथ साथ एक रीज़न भी बताया था। मुझे वो रीज़न बताओ क्यों यूज़ किया जाता है AGI को। अब सुनो, अगर याद नहीं है, क्या हमने ये पढ़ा था कि AGI का जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है या नहीं? और क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है जब लगभग किसके जैसा दिखता है, वो आइस के जैसा ही दिखता है। और जब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपने देखा तो क्या हमने ये देखा था कि यहाँ पर आप प्रेसिपिटेशन का कॉज देख रहे थे। सॉरी, स्पेलिंग गलत लिख दी, सही कर लेते हैं। क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इसका, वो किसके एक्ट कर रहा था? प्रेसिपिटेशन के लिए। किसके साथ करेगा ये प्रेसिपिटेशन? करेगा किसके साथ? वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, जिसकी वजह से क्या जनरेट हो रही थी? रेन। तो अब बात समझ में आ गई क्यों हम AGI को यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल रेन के लिए। चलो मुझे ये और बता दो कि हम किन के थ्रू करवाते हैं ये, एवं ही जाके फ्लो? नो, किसको यूज़ करते हैं? एरोप्लेन्स। कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ अ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज बिकॉज ऑफ। देखो ब्राउनियन मूवमेंट पे 3 से 4 क्वेश्चन आ गए, ढंग से पढ़ लो इसको, कितना छोटू सा तो मूवमेंट है ये, किसकी वजह से होता है? फटाफट से बताओ। अच्छा सॉरी, कोलॉइडल पार्टिकल्स का ब्राउनियन मूवमेंट किसकी वजह से होता है? पढ़ते हैं ऑप्शन। करेक्ट ही पूछा है। कन्वेक्शन करंट्स इन द फ्लूइड, unequal bombardments by the molecules of the dispersion medium of colloidal particles। क्या अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने यही बताया था? वही लो मॉलिक्यूलर वेट वाले, वही unequal bombardments और वही उनका अपने मन से मूवमेंट। बस एक पाथ फॉलो करना है, दैट इज जिगजैग। चलो कोई नहीं। अब यहाँ पर एक और काम की बात क्या बोली थी मैंने कि बार बार क्या चेक करोगे कि मीडियम कौन सा है? तो याद रखना DM। ये लो ऑप्शन नंबर, दैट द अनइक्वल बोmbardments बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। चेक करो, नोट कर लो आराम से इसको। चले लास्ट, the process of converting precipitate into a colloidal solution on adding an electrolyte is called। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से बता दोगे। क्या करना है तुम्हें यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ ये पहचानना है कि वो कौन सा प्रोसेस है जो प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है जस्ट उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते ही। तो पढ़ लो ऑप्शंस, पेप्टाइजेशन, डायलिसिस, इलेक्ट्रोस्मोसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस तो अभी पढ़ा था, माइग्रेशन ऑफ आयंस था, तो कट। डायलिसिस भी इसका प्रोसेस है नहीं। जीटा पोटेंशियल के अंदर भी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, लेकिन वहाँ भी आपका कहीं भी प्रेसिपिटेशन का कॉज नहीं था। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर आप बात करोगे फ्रेश PPT की, किसकी बात कर रहे हो? फ्रेश PPT। अब इसका कन्वर्जन करना है आपको कोलॉइडल स्टेट में, और वहाँ पर आप छोटे से अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड कर रहे हो? इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या उसको हमने अभी पेप्टाइजेशन कहा था, और इलेक्ट्रोलाइट भी बताया था मैंने। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं? KCl। लिख लो, बिल्कुल याद रखना चाहिए। आ जाओ, रिएक्शन लिखें, रिएक्शन से याद आ जाएगा। लिखो FeOH3 प्लस Fe+3 प्लस थ्राइस ऑफ Cl-। ये देखो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बताया था कि सेम चार्जेस कहाँ आ जाएंगे? सरफेस पे। एक बाउंड्री पे क्या आ जाएंगे सेम चार्जेस पे, और दूसरी बाउंड्री पे वो ऑपोजिट चार्ज। क्या होगा? दोनों के बीच में कोएगुलेटिंग पावर बढ़ती जाएगी। लेकिन आप कहीं भी ये नहीं कहेंगे कि नेट इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा देर तक जीरो रहने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए Fe+3 आयंस इन कंपैरिजन टू Cl- आयंस ज़्यादा है। ठीक है, सो इससे क्या पता चला कि जो आयंस हैं वो एब्जॉर्ब हो गए हैं पार्टिकल्स के, और क्या दे रहे हैं? कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स। तो अब क्वेश्चन ने क्या पूछा? हमने पूरी थ्योरी को देखा। क्वेश्चन ने सिर्फ आपसे ये पूछा था कि छोटा सा इलेक्ट्रोलाइट आप जैसे ही ऐड करते हैं तो
एक जो फ्रेश पीपीटी है वो कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अपन ने इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ लिया, KCl। प्रोसेस क्या कहलाता है? पेप्टाइजेशन। ऑप्शन में चेक कर लें ये नाम दिया है या नहीं। चलिए ये लीजिए, बिल्कुल दिया है, दैट इज पेप्टाइजेशन। कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने एक पार्ट जो है क्वेश्चन आंसर्स का बिल्कुल कर लिया है। एक मॉड्यूल सेट और आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसमें फिर से कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स आएंगे, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री है ही पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड। फिर से कहूँगी, जहाँ यहाँ जिन लोगों ने भी गड़बड़ की है ना, बार बार कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पा रहे हो, बार बार लिंक से गायब हो रहे हो, छोटी छोटी डेफिनेशंस तुम्हें याद नहीं है, तो उनको रिवाइज करो। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सेट में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, फटाफट से टिक करते जाना है। नन ऑफ दीज को नहीं देखना है बस। हर बार नन ऑफ दीज तुम्हारा फेवरेट नहीं होगा, एग्जामिनर का फेवरेट हो गया तो गलती हो जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।